हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फ्यूचर लिटेड एकेडमी में जो भी मंथली एग्जामिनेशन चल रहा है इंटरमीडिएट का, उसके क्लास 12 के हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आप जानते हैं के पाठक जी अब हर महीने ही एग्जाम ले रहे हैं और सितंबर मंथ का क्वेश्चन हमारे सामने हिस्ट्री का। आगे भी आप तैयार रहिए, अक्टूबर नवंबर मंथ में भी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनेंगे और अब बच्चों का 11 का भी एग्जाम होगा मंथ वाइज और फाइनल बोर्ड तो 12 में होगा ही। यानी जो बच्चे सोचते थे, कई बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं जो कहते सर हमें 11 नहीं पढ़ना, हमें 12 पढ़ना है। बट बच्चों, अब आपको ना केवल 11 पढ़ना है बल्कि 11 का जो मंथली एग्जाम होगा उसको भी पास करना है और ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है। अगर आप 11 पढ़ेंगे तो एक बैकग्राउंड अच्छा बनेगा, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और 12 में तो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ही। इसलिए पढ़िए। अगर आपने +2 में एडमिशन कराया है तो पढ़िए। मोबाइल चलाकर इधर उधर घूमकर आपका भविष्य नहीं बनेगा। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका भविष्य बनेगा। बिहार में जो भी बच्चे अभी +2 पास है उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बिहार में सिपाही के बाद अब एसएससी में करीब 12,000 वैकेंसी आ रही है और इसके अलावा टीचर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जो आप देखिए टीचर एंड नॉन जो टीचिंग स्टाफ का जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी +2 के बच्चों के लिए मौका होगा। तो आप लोग एकदम सीरियसली पढ़िए और पाठक जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। आइए हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। +2 में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन बने हैं सितंबर मंथ का, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हड़प्पा सभ्यता का है। ना केवल ऑब्जेक्टिव में बल्कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी ज्यादातर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको चुटकी बजाकर आप बना सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि बेटा पढ़ना होगा। मोबाइल चलाकर, रील्स बनाकर, घूम कर या 11 नहीं पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे और 12 कुंजिका से पास कर लेंगे। अब वो दिन गए। अगर आपको पास करना अच्छे मार्क्स से तो 11 भी पढ़ना होगा, 12 भी पढ़ना होगा। तो जिनको जहां सहूलियत है उस इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन कर लें और पढ़ाई शुरू कर दें। आते हैं क्वेश्चन में। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। बड़ा आसान है यार, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता इसको हम लोग कहते हैं, इसके ज्यादातर साइड इंडस नदी या सिंधु नदी के किनारे था। सबसे बड़ा शहर जो मोहनजोदारो है ये भी सिंधु या इंडस नदी के किनारे था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैंने यहाँ 4 ऑप्शन नहीं लिखा है बट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था ऑप्शन ए इंडस रिवर यानी सिंधु। आपको टिक लगा देना था सिंधु को। नंबर 2 क्वेश्चन में आइए, कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में तो एक ही स्थल है, बहुत ही फेमस, काली चूड़ियों का शहर कालीबंगा, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहां पर जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला हमें, जहां से हमें भूकंप का साक्ष्य मिला है। तो बहुत ही यूनिक साइट काली चूड़ियों का शहर कालीबंगा कहां से मिला है, तो हम लोगों को मिला है राजस्थान से, घग्गर नदी के किनारे से। नंबर 3 क्वेश्चन में आइए, पूछ रहा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। अरे यार ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। आप जानते ही हैं, जो भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा वो जानता है सबसे पहला साइट 1921 में दयाराम सैनी ने खोजा जो कि हड़प्पा है, जबकि दूसरा साइट 1922 में आज के पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे वर्तमान सिंध लड़काना जिला के आसपास आपको मोहनजोदारो मिल रहा है जो सिंधु नदी के किनारे है। खोज कौन रहा है, राखल दास बैनर्जी। तो आंसर राखल दास बैनर्जी होगा। नंबर 4 क्वेश्चन में आइए, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले। ये भी कोई भी बच्चा जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो वो जानता है ग्रेट बाथिंग कॉम्प्लेक्स, विशाल स्नानागार, हड़प्पा सभ्यता की बहुत ही खास विशेषता ये मोहनजोदारो से मिला है। तो मोहनजोदारो की विशेषता जो है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट 5 नंबर में आइए, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। कोई भी जानता है भाई कि स्टोन एज के बाद इंडिया में ताम्र पाषाण काल शुरू हुआ, कांसे का काल शुरू हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी लोग कांसे को जानते हैं, लोग सोने को जानते हैं, लोग जो है सोने के अलावा चांदी के बारे में जान रहे हैं, पत्थर तो जान ही रहे, तांबे की चीजों को भी जान रहे हैं, बट ये लोग लोहा से परिचित नहीं है। लोहा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के काल में पहली बार आएगा। तो इसका आंसर होगा लोहे का ज्ञान नहीं है। इसके अलावा जो पूछे, तांबा पूछे, सोना पूछे, चांदी पूछे, आपसे टीन पूछे, पत्थर पूछे, कांसा पूछे, सबका ज्ञान था। सोने का मुकुट तो मिला ही है कुणाल हरियाणा नामक स्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 6 पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन प्राचीनतम वेद है। 4 वेद दे दिया था, पूछ रहा कौन वेद है। कोई भी बच्चा भाई जो 100 के भी पढ़ा है ना वो भी जानता है कि वेद 4 है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस वेद में जादू टोना का मेंशन है। तो अथर्ववेद है जिसमें जादू टोना का मेंशन किया गया है, और सबसे पहला और प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल थे, और इसी के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है। आप आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा उपनिषदों की रचना कब हुई। अरे अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं वैदिक काल तो आप ये जानते हैं कि ऋग्वेदा ऋग्वैदिक काल में बना 1500 से 1000 के बीच में, और 1000 से 600 BC के बीच में 3 और वेद आ गए, इसके अलावा 6 आरण्यक आ गए, 13 उपनिषद आ गए और 8 ब्राह्मण आ गए। तो उपनिषदों की संख्या कुल 13। और उपनिषदों की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल, कालखंड अगर पूछता है पीरियड 1000 से 600 BC के लिए। नेक्स्ट आइए, बोध गया का संबंध किस धर्म से? भाई कोई भी बच्चा जानता है भाई, इसके लिए तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बिहार में बोध गया है, आप जानते हैं बोध गया फल्गु नदी के किनारे है। गौतम बुद्धा के टाइम पे इस नदी को हम लोग बोलते थे निरंजना नदी, आज के टाइम पे इसको हम लोग बोलते हैं फल्गु नदी। पूरे दुनिया के हिंदू समाज के लोग पिंडदान के लिए इस नदी के किनारे पहुंचते हैं। बोध गया किस धर्म का केंद्र है? गौतम बुद्ध को यही ज्ञान मिला था, दैट मीन बौद्ध धर्म का केंद्र है। आगे आइए, सलेखन किस धर्म से संबंधित है? सलेखन क्या होता है? धीरे धीरे अपने बॉडी को क्या करना है? कष्ट देना है, खाना पीना छोड़ देना है। धीरे धीरे आपकी बॉडी जब खाना पीना नहीं खाएगी तो आप कमजोर होंगे, और कमजोर होते होते ही आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये जैन धर्म से संबंधित है। सलेखन की प्रक्रिया जैन धर्म का ये माना जाता है कि एक धार्मिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको मोक्ष या निर्वाणा के लिए सलेखन एक धार्मिक पद्धति माना जाता है। नेक्स्ट आइए, पूछ रहा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कोई भी जानता है भाई, बिहार के बगल में नेपाल है, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह में उनका ननियाल था। जा रही थी उनकी माँ, रास्ते में ही उनकी माँ को पेट में दर्द हुआ और रास्ते में ही उन गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। आगे आइए, पूछ रहा पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? 4 ही तो बौद्ध संगति हुई है गौतम बुद्धा के इस दुनिया से जाने के बाद। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हो रही है, गिरिव्रज राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हो रही है। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा यानी पटना में हो रही है, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के समय में कश्मीर में हो रही है। दैट मीन आंसर क्या होगा? पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में। अगर आपसे पूछता किस शासक के समय में हुई तो अजातशत्रु के समय में हुई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 24 ही तीर्थंकर हैं। सबसे पहला ऋषभदेव आदिनाथ है, और अंतिम वर्धमान महावीर जी हैं। 23वें पार्श्वनाथ हैं। इसका आंसर हो जाएगा महावीर। कोई भी जानता है, इसके लिए तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 24वां तीर्थंकर कौन? तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट आइए, पहली जैन संगति कब हुई? 2 ही जैन संगति हुई है। आपको कहानी तो जानते ही हैं कि जैन धर्म के अंतिम गुरु जो 14 प्रवास के जानकार थे, उनका नाम क्या था? भद्रबाहु, और उनका शिष्य था स्थूलभद्र। दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई हुई कपड़े पहनने और ना पहनने को लेकर। तो इसी बात पर जब भद्रबाहु ने स्थूलभद्र का त्याग कर दिया, उन्होंने कहा तुम रास्ते से भटक गए हो, और वो फिर गुस्सा करके दक्षिण भारत चले गए, तो स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्रा पटना में पहली जैन संगति बुलाई। 2 ही जैन संगति हुई है, एक स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्रा में, दूसरी जो है देवादी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में 512 AD में। तो इसका आंसर होगा पटना, बिहार यानी पाटलिपुत्रा में पहली जैन संगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम अगर पूछता है तो महावीर के बचपन का नाम कोई भी जानता है भाई। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। जिस तरह से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और बड़ा होकर क्योंकि वो गौतमी पुत्र जो है उनको कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो पालने वाली माँ थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, इसलिए उनका नाम गौतम हो गया। और आप जानते हैं कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। जब उनको सर्वोच्च ज्ञान 12 साल की तपस्या के बाद मिला तो वर्धमान ही महावीर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम लोग आए, पूछ रहा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? कोई भी जानता है यार? आप कल्टेज चौक घूमते हुए चले जाओ, आपको दिगंबर मंदिर मिलेगा, श्वेतांबर मंदिर मिलेगा। तो दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है, जबकि महायान और हीनयान का संबंध
बौद्ध धर्म से है। तो बच्चा बच्चा जानता है, इसके लिए तो मुझे लगता है पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। शाम में चाय पीने कल्टेज चौक जाओ, दिगंबर जैन मंदिर देख लो, श्वेतांबर देख लो, बगल में आपको मिल गया कौन, त्रिलोक चंद जैन। आप समझ जाओ, अरे यार जैन और दिगंबर श्वेतांबर मंदिर एक, डेट मीन दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में सूत्र पिटक का संबंध किस धर्म से है? यानी एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक। तो अगर आपको सुक्त पिटक पढ़ना है, तो अगर आप पढ़ते हो तो आप बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। तो सिंपल सा आंसर है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट आइए, ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता वाले के बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से होते हुए इंडिया आए, अपने साथ तीर धनुष और घोड़े लेकर आए। यहाँ के जो मूलवासी थे इनको भगा दिए। वो यहाँ के जो देवता थे, पशुपति और मातृ देवी, उनका मानना, उनको पूजना हम लोगों ने छोड़ा और ये अपने साथ जो नए देवता लेकर आए, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो रुद्र या शिवा हो, इन सब की उपासना करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रचलित देवता वो थे इंद्र, इसलिए इसका आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट आते हैं, किस शासक के समय में जैन धर्म दक्षिण भारत पहुंचा? अगेन मगध में, हमारे बिहार में 12 साल का अकाल पड़ा था। मौर्य काल में राजा थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनके समय में बिहार मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु, जिनका नाम है भद्रबाहु, जो जैन धर्म के भी अंतिम महान गुरु हैं, जिनको 14 पूर्वास की यानी ओरिजिनल बुक की जानकारी थी, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य 12 साल के लिए ये चले गए दक्षिण भारत। स्वर्ण बेलगोला पहाड़ी कर्नाटका में है। इसी पहाड़ी के पास चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखन की क्रिया से अपने शरीर को त्याग दिया। डेट मीन इस कहानी का मतलब क्या है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म किस राजा के समय गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। आगे बढ़िए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर का संबंध किस राज्य से है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जो अभी मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे, यही था। तो इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल आंसर है, आलमगीरपुर किस राज्य में है? आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आइए 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहते हैं? यार बच्चा बच्चा भी जानता है, एक बार सुनने पर दिमाग में बैठ जाएगा। मृतकों का टीला मोहनजोदारो है। अब क्यों है भाई मृतकों का टीला? सिंधी भाषा में जो है, वहाँ के सिंधी लैंग्वेज में मृतकों के टीला का मतलब होता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि विशाल शहर है, लेकिन यहाँ से एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला। यहाँ से खुले में हड्डियां मिली है मानव की, इसलिए इसका नाम रखा गया मृतकों का टीला मोहनजोदारो। नेक्स्ट आइए, पूछ रहा जादू टोना का संबंध किस वेद से? अभी मैंने बताया अथर्ववेद से। अथर्ववेद में जादू टोना का के बारे में बताया गया, अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। सामवेद में संगीत का उद्गम सारेगामा पा का उद्गम है। यजुर्वेद में यज्ञ और यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम लोग आए, लास्ट क्वेश्चन जो 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्या थी? आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, इसकी नॉर्दर्न पॉइंट था मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। दक्षिणी सीमा की हम लोग बात करें तो ये दायमाबाद महाराष्ट्र में था। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे वर्तमान मेरठ तक फैली हुई थी। इसी प्रकार पश्चिमी सीमा बहुत आगे यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर तक, ये सुतका जैंडोर तक 10 नदी के किनारे तक फैली थी। मैं एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा? आलमगीरपुर पूरब में हिंडन नदी और पश्चिम में क्या हो जाएगा? सुतका जैंडोर नदी 10। पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा क्लियर हो गया। उत्तरी सीमा हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी सीमा होगा दायमाबाद महाराष्ट्र। देखिए बहुत ही आसान है, 12 में फाइनल के एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जरूरत इस बात की है कि आप हंसते खेलते पढ़ाई करें, घूमते फिरते पढ़ाई करें, बट बेटा पढ़े, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे संस्थान में पढ़ें जहां केवल आपको पढ़ाया ही ना जाए, क्लास के दौरान ही टॉपिक का आपको दिमाग में बिठा दिया जाए। रट्टाफिकेशन छोड़िए, समझ समझ कर पढ़िए, खेलते कूदते पढ़िए। पाठक जी का धन्यवाद करिए कि आपको वो 12 में पढ़ा रहे हैं। 12 में पढ़ेंगे तो आगे बिहार पुलिस भी निकालेंगे, रेलवे भी निकालेंगे, एसएससी भी निकालेंगे, और मेरी तो ये दुआ है कि आप बीपीएससी भी निकालेंगे। तो पाठक जी का सुबह शाम उठकर जितने बार धन्यवाद अदा करें वो कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।